नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज ये लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आयुर्वेदा इन्फो ग्रुप उनका मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे ये जानकारी है कि फेसबुक पर इस ग्रुप के 3,33,000 फॉलोअर्स हैं। साथ में ऐसे ही जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, दूसरी संस्थाएं हैं, जैसे विश्व आयुर्वेद परिषद है, आरोग्य भारती है, आयुष दर्पण फाउंडेशन है, निरोग स्ट्रीट है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिया वैद्यास .com है, नमो गंगे ट्रस्ट, ये सब मिल करके इन सब ने मिल करके आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हम यहाँ पर एक प्रकार से ये चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि कोविड-19 के क्षेत्र में आयुष की क्या भूमिका है, आयुर्वेद की क्या भूमिका है, उसके रिसर्चेस के बारे में, प्रोफाइलैक्सिस में या मिटिगेशन ऑफ कोविड-19 के लिए क्या प्रयत्न हो रहा है, इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मैंने नस्य के साथ जो संवाद किया था, मैं भूल गया, नस्य भी इसमें एक पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने नस्य के माध्यम से आयुर्वेद के छात्रों के साथ, देश भर के छात्रों के साथ संवाद किया था, तब इसकी मैंने चर्चा करी थी। उसके पहले यूजीसी के चीफ इनोवेटर के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। कल दूरदर्शन में एक इंटरव्यू आया, परसों 2 तारीख को मेरा इंटरव्यू आया, उसमें भी इसकी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के ये विषय काफी चर्चा में है, लोगों को उसकी जानकारी भी है, लेकिन ये जो विषय है डायनेमिक है, मतलब रोज रोज नई नई जानकारी आती है। तो मैंने जो 4 दिन पहले जो कहा उसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ी है, मैंने कल जो कहा उसके बाद और बहुत सारी नई चीजें जुड़ी है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे मुझे संवाद करने का मौका मिला। एक प्रकार से ये एक मंच है जिसमें हम लोग आपस में संवाद करके बहुत सारी चीजें फर्म अप कर सकते हैं, और मेरे को भी आपके माध्यम से बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, तो हम लोग मिल करके बहुत नया और भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोविड-19 में हम लोग सब कहते तो हैं कि ये बहुत नया वायरस है और हमें इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, उसका बिहेवियर हमें अभी पता नहीं है, रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक नहीं है ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग माध्यमों से ऐसे दावे करते हैं कि हमने कोविड की दवाई खोज ली है और इसका इसको आप 2 कोविड के पेशेंट पर दे दो या कुछ कोविड के पेशेंट पर दे दो, ये शर्त या ठीक करेगी। अब ये मुझे ये बताइए कि जब हमें इस पर्टिकुलर आगंतुक व्याधि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमने इसका इलाज खोज लिया है? जब हम कहते हैं हमने इलाज खोज लिया है, इसका मतलब ये होता है कि वी हैव फाउंड समथिंग व्हिच डीएक्टिवेट्स द वायरस। हम लोग इसको लोगों के साथ सामान्य भाषा में कहते हैं वायरस को मार दिया, लेकिन वायरस वास्तव में लिविंग एंटिटी नहीं है। उसको डीएक्टिवेट करना यही उसका इलाज है, बिकॉज ये या तो आरएनए बेस्ड होते हैं या डीएनए बेस्ड होते हैं। आरएनए बेस्ड वायरस है कोविड-19, तो उसको
डीएक्टिवेट करने का इलाज हमने खोज लिया है। इसका मतलब ये होता है। कैसे हम कह सकते हैं जबकि हमें उस वायरस के बिहेवियर के बारे में बहुत कम पता है। हमें मतलब सिर्फ हमारी कम्युनिटी को नहीं, दुनिया में सबको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहले ऐसा कहा जाता था कि ये फ्लू वायरस है, टिपिकल विच क्रिएट्स फ्लू लाइक सिम्टम्स, और ये गर्मी आने पर खत्म हो जाएगा। अब गर्मी आ गई, कहाँ खत्म हुआ? ऐसे पहले कहा जाता था कि शुरू में जब ये इसका दुनिया भर में प्रकोप जब शुरू हुआ, तो ऐसा माना जाता था कि इसके लिए जो प्राण व स्रोतस पर काम करने वाली चीज है, जो श्वसन व संस्थान में रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करने वाली वाली औषधि, वो काम करनी चाहिए। अब पता चल रहा है कि जो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं प्राण व स्रोतस पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, इट इज सेकेंडरी। प्राइमरी पैथोलॉजी तो दूसरी है। वो हाइपोक्सिया क्रिएट करते हैं सेल्स में, सेल्स के अंदर घुस करके रेड ब्लड सेल्स में से वो आयरन को बाहर करते हैं, उन सेल्स की डेथ कर देते हैं, और उसके कारण हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है पूरे शरीर के सभी सिस्टम में। तो आउट ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई टू दिस सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी आल्सो डू हैपन। तो अब ये इतना सारा जो ज्ञान है वो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि वो कहते हैं लोग कि ये इसको हम और कंफर्म करेंगे और जानकारी मिलेगी तब देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कहते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि हमने इसका इलाज खोज लिया है? इसके कारण हमारे सेक्टर को बहुत सहन करना पड़ता है, और उसमें सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग उनका अकेले का दोष नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति में है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि हम सब जानते हैं, वो क्लेम ज़्यादा करते हैं। जो वास्तविक प्रोफेशनल्स है वो तो नहीं करते, लेकिन जिन्होंने कुछ शास्त्र पढ़ लिया, मैं वैद्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर देन वैद्यों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग मेरा संपर्क करते हैं, फ़ोन पर, ईमेल पर, सोशल मीडिया के थ्रू। साधारण अपने समाज के लोग हैं, लेकिन उनका कन्विक्शन है, उनको लगता है कि ये जो करेंगे मेरा इलाज जो है उससे ज़रूर फायदा होना चाहिए। उसमें उनके इंटेंशन में कोई शंका नहीं है, लेकिन उसके कारण ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। उसके कारण आप मीडिया देखिए, अपना मीडिया, आई वुड नॉट से दे आर होस्टाइल, बट आई वुड से कि बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं कि जो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, नॉट ऑल, और वो स्यूडो साइंस ऐसा करके आयुर्वेद को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर वर्ल्ड मीडिया इसको तुरंत से ऐसी चीज़ों को फट से उठाते हैं, और फिर वर्ल्ड मीडिया में ऐसी चीज़ें आती है कि देखो इंडिया में तो स्यूडो साइंस का प्रचार हो रहा है, और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बचना चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मार्च को सेक्टर के, आयुष सेक्टर के सभी श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रैक्टिशनर्स, ऐसे लोगों के समूह को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि वाइल अवॉइडिंग बिग बिग क्लेम्स, आप सब लोग मिलकर के आयुष के क्षेत्र में इस समस्या के समाधान के लिए जुट जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि आप इसको वैज्ञानिक धरातल पर एविडेंस जनरेट करने की कोशिश करिए। आप मुझसे जरूर बहस करेंगे कि क्या आयुर्वेद विज्ञान नहीं है, हम तो विज्ञान ही है। तो मैंने कब कहा कि आयुर्वेद विज्ञान नहीं है? वैज्ञानिक धरातल पर मतलब क्या होता है कि जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एविडेंस जनरेशन है उसमें इसको करके देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल अपना जो नॉलेज है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए कि जब तक हम ये काम नहीं करते तब तक हम इसको विश्वव्यापी संरचना के अंदर आपके अपने साइंस स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हमें
उनको जैसा समझ में आए वैसी भाषा में उनसे बात करनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस विषय को रखा। उन्होंने कहा भी कि हमारी ये धरोहर है, वो उसको कई बार सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पाते, और जब बाहर से वही ज्ञान वापस आता है तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया। उन्होंने ये कहा, आपने मन की बात सुना होगा, नहीं तो एक बार आप फिर से सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इसकी चर्चा करी। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को मिल करके जो उनकी समझ में आए ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण जनरेट करने चाहिए, ताकि इससे योग पूरे विश्व में फैल गया है, इससे आयुर्वेद को भी पूरे विश्व में फैलने की जो संभावना है उसको ठीक प्रकार से एक्सप्लोर किया जा सके। उन्होंने युवाओं का आह्वान भी किया कि आप सब लोग इस काम में जुटिए और अपना श्रेष्ठ दीजिए। तो जब देश के प्रधानमंत्री के स्तर पर इतना आश्रय हमारे सेक्टर को मिलता है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप सब मेरे सहित हम सब लोग मिल करके इस जिम्मेदारी को महसूस करें। एक तरफ से हम शिकायत करते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें कोई ध्यान नहीं रखता। ये बात गलत है। आप जब देखें तो हमारे सेक्टर में कॉम्पिटेंस बिल्डिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, मेरे सहित सबकी है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, 750 कॉलेज में से जो बाहर आता है, उसमें से बहुत सारी समस्या कॉम्पिटेंस की होती है। लेकिन ये समस्या सिर्फ हमारे सेक्टर की नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह प्रॉब्लम है। उसको ऐसा करके हम अपनी एक्सक्यूज नहीं ले सकते, हम लोगों को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष से ये तीसरा वर्ष होगा कि नीट से एडमिशन होते हैं। तो नीट से एडमिशन होने से श्रेष्ठ बच्चे आते हैं हमारे क्षेत्र में। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ऑल इंडिया पीजी एग्जामिनेशन होता है। पिछले वर्ष इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया, इस बार भी अभी मई में था, अब इसकी शायद दिनांक उसका आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करने से एक तत्व तो आया है कि हमारे क्षेत्र में श्रेष्ठ छात्रों का प्रवेश शुरू हुआ है। साथ साथ में हमारे जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने सीसीआईएम को भंग करके उसकी जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठाए हैं, और ये प्रक्रिया है जो आगे के जो नया बिल एक्ट के रूप में परिवर्तित होगा तो उसमें नए लोग आएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाओं की गुंजाइश है, जिससे कि हम लोग कॉम्पिटेंस बिल्डिंग करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ हमारे सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है। मैं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, तो वहाँ मेरे कार्यकाल के समय मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए शिक्षकों के लिए। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, उनका शिक्षकों के लिए जो इंटरव्यू लेना होता है, मैं उसका कमेटी का चेयरमैन रहा। तो मैंने एक प्रश्न सबको पूछा, मैंने एक प्रश्न सबको पूछा कि क्या आपका गूगल स्कॉलर स्कोर क्या है, आपका एच इंडेक्स क्या है, आपके पब्लिकेशन कितने पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश है, कितने इंडेक्स में पब्लिश है। आपको आश्चर्य होगा, मैं भारत के श्रेष्ठ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के लिए इंटरव्यू कर रहा था, और मुझे निराशा हुई कि जितने लोग इंटरव्यू देने एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के लोग जो आए, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को एच इंडेक्स क्या होता है, या पीयर रिव्यू जर्नल क्या होता है, या सीआरपी क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, उसका पता नहीं था। तो हम एक बार आत्म परीक्षण भी करें, एक बार हम देखें कि हमारी कॉम्पिटेंस बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे इतनी बड़ी ये चैलेंज आई हमारे सामने, और भारत सरकार ने हमारे ऊपर काफ़ी भरोसा किया है, वो बहुत सारा काम अपेक्षा कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिलकर डिलीवर करना पड़ेगा। मैं सेक्टर से बात कर रहा हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ,
तो आप जरा एक बार हम लोग मिलकर के इस पर एक बार मंथन करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी काम अच्छा भी होता है तो उस पर बहुत सारी टिकाएं आती है। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी काम करो, फेसबुक पर या ट्विटर पर, सबसे पहले उनकी ऐसी कमेंट आएगी कि जैसे वही सब कुछ जानते हैं, वो जो कहेंगे वही सही है, और बाकी सब दुनिया में बाकी जो चल रहा है वो सब बेकार है। हमें ऐसी मानसिकता, इट्स नॉट फॉर ऑल, लेकिन ऐसे में से बाहर आना चाहिए। हम लोग क्या है कि एक बार अपने अपना जो दायरा है उस दायरे में से यदि बाहर आते हैं, बड़े बड़ी सोच के साथ बड़ा काम करने की सोचते हैं, तो ध्यान में आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप। मैं उस स्कोप की बात करना चाहता हूँ कि जैसे जब हम कोविड-19 और मिटिगेटिंग कोविड-19 के ऊपर जो काम की बात हो रही है, तो आयुष मंत्रालय ने प्रारंभ से ही समय समय पर गाइडलाइंस जारी करी है, स्टेट्स के लिए एडवाइजरी जारी करी है। एक एडवाइजरी प्रधानमंत्री जी ने जब बात करी सेक्टर के साथ, उसके बाद इमीडिएटली एक इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइन जारी करी। मेरे साथ दूरदर्शन के जो आए थे मेरा इंटरव्यू करने, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो ऐसी लगती है जैसे दादी नानी के नुस्खे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, हेतु भी यही था कि लोग इसको खुद समझें। इसको नाम ही हमने सेल्फ केयर गाइडलाइंस दिया है कि वो स्वयं अपने हेल्प करें, उसके लिए उनको कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है घर में जो है, ऐसी चीज़ों से अपने आप को हेल्प करें। और उसके पीछे न केवल शास्त्र लेकिन विज्ञान भी है। इसमें जो जो भी रिकमेंड किया गया है उसके ऊपर बहुत सारे प्रमाण भी है। एक प्रश्न हमें ये भी होता है कि हम जोर शोर से ये बात करते हैं इम्यूनिटी प्रमोशन की, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। काउंटर पार्ट है, उनको ये जल्दी से समझ में नहीं आता। कारण बता रहा हूँ, इसमें उनका दोष नहीं है। कारण इसलिए है कि ये जो कोविड-19 की जो पैथोजेनेसिस है, व्हेन ए पर्सन गोज टू कॉम्प्लिकेशन इन एडवांस स्टेज, तो व्हाई दे गो टू serious condition is because of cytokine storms. Cytokine storms is an of the body defense mechanism where we have a lot of release of cytokines. वो अपने मल्टी सिस्टम फेल्योर की तरफ शरीर को लेके जाता है। तो ये कहना है कि जब आप इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो बढ़ नहीं कर रहे हैं क्या? इम्यूनिटी बढ़ा करके जब किसी को कोविड हो जाएगा तो इम्यूनिटी बढ़ी हुई होगी तो साइटोकाइन स्टॉर्म उतना ही जबरदस्त होगा। लेकिन हम सब आयुर्वेद के जो स्टेक होल्डर्स, हमें पता है कि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी हमारे संदर्भ में हम लोग व्याधिक क्षमत्व की बात करते हैं, और उसके साथ हम अग्नि की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। और ये जो अग्नि ओजस और रसायन चिकित्सा है, ये सिर्फ इम्यूनिटी नहीं है, ये शरीर को विपरीत स्थिति के लिए तैयार करने का एक एडप्टोजन या एडप्ट करने की विधा है। तो जैसी जो आवश्यकता होगी वैसा शरीर रिएक्ट करेगा। ऐसी विधि हम जानते हैं, हमारे प्रैक्टिस के बल पर जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे इसके शोध भी हुए कि रसायन रसायन चिकित्सा कैसे काम करती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब वी हैव ए बिगर स्कोप। तो हम सिर्फ वो उस पर्सपेक्टिव से इम्यूनिटी बढ़ाने के लोग इम्यून हो जाएंगे, जनरल इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उनको रोग नहीं होगा, ऐसा हम भी नहीं करते। लेकिन हमें पता है यदि हम बड़े स्तर पर ऐसा कुछ काम करते हैं तो हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। अभी कुछ प्रमाण सामने आए, जैसे गुजरात में गुजरात के प्रिंसिपल श्री हेल्थ का एक इंटरव्यू वायरल हो गया है। उन्होंने अपनी डेली ब्रीफिंग में कहा कि हमने 98 ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स में आयुर्वेद और होम्योपैथी के इंटरवेंशंस किए 6,700 से ज़्यादा लोगों के लिए, और उसमें से सिर्फ 12 लोग पॉजिटिव पाए गए, बाकी सब नेगेटिव मिले। दिस इज एज कम्पेयर टू द अदर इंसिडेंसेस इज टू लो, बहुत लो है। उसमें भी उन्होंने कहा वो 12 लोगों के लिए तो ऐसे थे जो अंतिम 3 दिन में आए थे और जिनको ये औषधि बहुत नहीं मिली थी। अभी मेरे पास कल महाराष्ट्र से खबर आई, मैंने इसको वेरीफाई भी किया, वेरीफाई करने के बाद ही कह सकता हूँ, बाकी मैं ऐसे मेरी मेरी जगह पर रह करके मैं कुछ भी नहीं कह सकता।
महाराष्ट्र में धुळे जिले में एक पूरा इनका मालेगांव क्षेत्र में जो डिप्लॉयमेंट होता है पैरामिलिट्री सॉरी एडिशनल फोर्सेस का, जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उनका, तो रिजर्व पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट में ऐसी 2 कंपनी थी जिनको होम्योपैथी इंटरवेंशन दिया गया और बाकी लोगों को नहीं दिया गया। मतलब उनके कमांडेंट ने तय किया तो उन्होंने दिया। और एक होम्योपैथी डॉक्टर जो एलोपैथी डॉक्टर भी है, होम्योपैथी का उनके पास डिग्री है, दोनों है, इन्होंने इसको फैसिलिटेट किया मुंबई से। अब आप देखिए कि उसी क्षेत्र में वो पूरा हाई रिस्क एरिया है, उसी क्षेत्र में दूसरी कंपनी के लोगों को तो हुआ कोविड, लेकिन इसमें से किसी को नहीं हुआ, whereas they were deployed into the high risk areas। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये देने से बंद हो जाएगा, लेकिन ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, कि ये हमें ये देखने के लिए बाध्य करता है कि हमें हमें इसको बड़े स्तर पर देखना चाहिए। इस प्रकार के एविडेंसेस है, इसको प्राइमरी एविडेंसेस, एम्पिरिकल एविडेंसेस, उसको हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते, उसको देख करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं उस पर मैं आना चाहता हूँ। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के सूचना से जो हमने इम्यूनिटी प्रमोशन गाइडलाइंस जारी करी, उसके बाद देश भर में उसका बहुत प्रचार हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर उसको रीट्वीट किया गया, तो 24 घंटे में कुल 40 लाख लोगों ने उसको देखा, 2.4 मिलियन पीपल। तो इतना ज़्यादा उसका प्रचार हुआ, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। उसके सिवाय अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंटरवेंशन भी चल रहा है। जैसे गुजरात में संशमनी बटी का इंटरवेंशन चल रहा है, ये हरियाणा में सुदर्शन घनवटी और सड़क पानीय का इंटरवेंशन चल रहा है, अमृतादि कषाय दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी त्रिकटु चूना दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसको प्रोफाइलिक्सिस के रूप में दिया जा रहा है। तो हमने एक स्टडी प्लान किया है विच इज बिगेस्ट इन दी इन दी इन आवर नॉन हिस्ट्री। हमने प्लान किया है और उसको हमने 50 लाख लोगों पर कम से कम देखेंगे। इज ए पब्लिक हेल्थ स्टडी, इट्स ए बिहेवियरल स्टडी। इसका कोई ये क्लिनिकल रिसर्च नहीं है, बट वी वांट टू नो कि लोगों ने इसको कितना सीरियसली लिया और उनको क्या लाभ हुआ। इसके लॉन्च करी है, उसका नाम है आयुष संजीवनी। मैं एक बार आपको फिर से बोल देता हूँ, याद दिला देता हूँ, आयुष संजीवनी। आयुष संजीवनी एप्लीकेशन अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इनमें iOS पर भी आ जाएगी। मेरा निवेदन इसमें, जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है कि आप एंड यूजर है या चिकित्सक है। यदि चिकित्सक है तो आप चिकित्सक में जाइए। पहले तो आपसे आपका मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं यूजर के रूप में OTP से, फिर आप इसमें अंदर जा सकते हैं और चिकित्सक के रूप में अपने पेशेंट्स के डाटा इसके अंदर डाल सकते हैं। व्हाट इज द आइडिया इज कि लोगों ने जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है या अपने अपने चिकित्सकों को पूछ करके, आपको पूछ करके उन्होंने कुछ किया, तो उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं उन्होंने क्या किया एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट एनालिसिस है, ये पब्लिक हेल्थ बिहेवियरल स्टडी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इसके लिए हमें मदद कर रहे हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यूजीसी की काउंसिल संस्था है, वो भी हम मदद कर रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल बिहेवियरल स्टडी शुरू हो गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आयुष संजीवनी, और फिर इस प्रकार के कार्य के लिए आप सहयोग दीजिए, जिससे हम बहुत बड़ी मात्रा में डाटा जनरेट कर सकते हैं और इसको हम स्टैटिस्टिकल बैटरीज लगा के इसमें से बहुत सारा एविडेंसेस जनरेट कर सकते हैं। सभी प्रकार के स्टडी है वो क्लिनिकल स्टडी ही नहीं होते, ये बिहेवियरल स्टडी है, एक प्रकार से बड़े सैंपल साइज पर है, तो इसमें आपकी मदद चाहिए। ये सब कौन कर रहा है, आप मुझे पूछेंगे कि हु इज गिविंग अस दिस इनपुट्स। तो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बनाई है, इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स। इस इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स के चेयरमैन है
प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी, ही इज ऑल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ यूजीसी, सुविख्यात वैज्ञानिक हैं और उन्होंने आयुर्वेद की औषधियों पर बहुत वर्षों से बहुत सारा काम किया है। और उस उनकी टीम में एम्स से, सीएसआईआर से, डीबीटी से, आईसीएमआर से, आयुष से, प्राइवेट सेक्टर से, ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का समूह हमने बनाया है। और हमारे माननीय मंत्री जी श्री श्रीपाद नायक जी के मार्गदर्शन में हमने बहुत बड़े स्तर पर इसको ले जाने का संकल्प लिया है। तो ये टास्क फोर्स जो है, ये टास्क फोर्स का काम हमने 3 प्रकार से बताया कि एक तो आप इस प्रकार के स्टडीज बताइए जो मैंने अभी आपको कहा। दूसरा, बहुत सारे लोग जैसे हम अप्रोच करते हैं कि हमने कोई औषधि खोज ली, इसका कोई उपाय खोज लिया, तो उसको देखना चाहिए, सभी चीजें एकदम खारिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें ये प्रस्ताव दिया है, तो उसको हमने चैनलाइज करने का एक तरीका निकाला, बहुत वैज्ञानिक रूप से इसको देखना चाहिए ऐसा करके। तो आयुष की वेबसाइट पर एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बनाया जो अभी भी चालू है। आप इसमें यदि अपना कोई आइडिया देना चाहते हैं तो आप उसमें ज़रूर दीजिए। तो वो जो क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हमने लोगों के आइडिया, सजेशंस एंड प्रस्ताव, प्रपोजल्स स्वीकार करना शुरू किया। और अभी लगभग 3 सप्ताह से थोड़ा समय ज़्यादा हुआ, 3 सप्ताह पूरे हो गए, तो हमें 3700 से ज़्यादा प्रस्ताव, 3700, 3700, तो ये उन प्रस्तावों को हमने रिस्पेक्टिव काउंसिल्स को भेजा। जैसे आयुर्वेद का तो आयुर्वेद को भेजा, होम्योपैथी का तो होम्योपैथी को भेजा, हमारी जो रिसर्च काउंसिल्स है, सिद्धा का सिद्धा को भेजा, यूनानी का यूनानी को भेजा, योग नेचुरल का उनको भेजा। और उनको हमने कहा कि आप अपने वैज्ञानिकों को बैठाइए, इसको स्क्रीन करिए, स्क्रीन करवा करके आप बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे चीजें जिसको आगे लेके जा सकते हैं। इन द मीन टाइम सीएसआर के साथ भी हम लोगों ने काफी इन डेप्थ चर्चाएं करी और प्रोएक्टिवली सीएसआर के साथ मिलकर के 4 औषधि पर काम करना चाहिए, ऐसा सहमति बनी। ये अश्वगंधा, यष्टि मधु, गुडुचि। और आपको जानकारी होगी सीसीआरएस ने बहुत वर्षों पहले मलेरिया के लिए आयुष 64 करके उन्होंने खोज, उन्होंने इसको मार्केट भी, इसका पेटेंट भी सीसीआरएस के पास है। उसको रिपर्पजिंग करके क्या हम इसमें इसको देख सकते हैं। तो अब जब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या हम जब चिकित्सा की बात करें तो क्या हम ये दावे कर रहे हैं कि हमने कोविड का इलाज खोज लिया, या हमारी जो ये औषधि 4 कैंडिडेट है, दे विल बी एबल टू डीएक्टिवेट द वायरस और दे आर एंटीवायरल अगेंस्ट कोविड-19। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम जरूर देखना चाहेंगे कि इनकी कोविड-19 पर क्या असर है। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये बनाई कि एक तो हम क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, और दूसरा डीबीटी के साथ हमने बात करी है, डीबीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई। डीबीटी, डीएई और सीएसआईआर के लेब्स हैं, वर्ल्ड क्लास लेब्स हैं हमारे देश में, और उनके लेब्स में हम इन्हीं 4 को और बाकी भी बहुत सारे कैंडिडेट को हम प्री क्लिनिकल स्टडीज मैकेनिक्स के देखना चाहते हैं, इनकी एंटीवायरल इफेक्ट भी देखना चाहते हैं, वेदर दे आर वर्किंग टू डीएक्टिवेट द वायरस और दे हैव potential therapeutic effect in the form of prophylaxis or something। क्या ये औषधि एड ऑन के रूप में दे सकते हैं, क्या प्रोफाइलैक्सिस के रूप में देख सकते हैं, क्या ऐसा इनको देने से हॉस्पिटल का टाइम कम हो सकता है। जैसे अभी एवरेज 14 दिन से 18 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं एक बार कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद, क्या हम उसको 10 दिन तक ला सकते हैं, क्या 10 दिन के अंदर वो नेगेटिव हो सकते हैं और वो भी कम ड्यूरेशन में हो सकते हैं, क्या हम ऐसा औषधि देने के बाद उनको कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचा सकते हैं। तो देर आर सो मेनी सच पॉसिबिलिटीज। तो ये 4 कैंडिडेट पर सीएसआर के साथ मिलकर के हमने 2 प्रकार के क्लिनिकल प्रोटोकॉल बनाए। एक तो ये है कि एड ऑन थेरेपी, जो पेशेंट हॉस्पिटल में है, हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज से बात करी एंड तो जो पेशेंट वहां पर है उन्हीं को एड ऑन रूप में देना चाहिए इसमें से कोई औषधि। और दूसरा एज ए प्रोफाइलैक्सिस, कि जो पेशेंट पॉजिटिव नहीं लेकिन दे हैव हाई चांस एबिलिटी ऑफ बिकमिंग पॉजिटिव, तो उनको ऑब्जर्वेशनल स्टडी करके इनको देखना चाहिए। तो ये 4 कैंडिडेट पर एक काम
शुरू हो रहा है। आज 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 अगले कल तक इनके क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स फाइनल हो जाएंगे। हमने इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जैसे प्रोटोकॉल्स बनाए तो श्रेष्ठ लोगों ने बनाए, इंटरडिसिप्लिनरी लोगों ने बनाए, और उसको फिर हमने पीयर रिव्यू के लिए भी भेजा। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि प्रोटोकॉल बनने के बाद बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के पास इसको भेजा जाता है, उनके कमेंट्स मंगाए जाते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो पीयर रिव्यू भी हुआ। डब्ल्यूएचओ की बात करी तो डब्ल्यूएचओ इज ऑन बोर्ड। डब्ल्यूएचओ ने हमें प्रारंभिक सहमति दे दी कि वो हमारा जो पब्लिक हेल्थ स्टडी है उसमें वो जरूर सहयोगी बनना चाहते हैं, मतलब साथ में मिलकर काम करेंगे। हम उसकी मॉडलिटीज कर रहे हैं। ऐसे डब्ल्यूएचओ इज ऑल्सो विलिंग टू हेल्प अस टू विजुअलाइज कि हम ये बाकी स्टडीज कैसे कर रहे हैं, उसमें उनकी एक्सपर्टीज को हम काम में लेना चाहते हैं। डब्ल्यूएचओ के जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं भारत के हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी, उनसे भी मेरे कम्युनिकेशन हुआ। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो भी सहायता चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए वो देने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा हुआ। तीसरा, आप जानते हैं कि देश भर में बहुत सारी राज्य सरकारें जो हाई रिस्क पीपल हैं उनको कुछ ना कुछ दे, आयुष की औषधि, आयुर्वेद की औषधि या होम्योपैथी की या यूनानी सिद्धा की औषधि एक काढ़ा है वो भी दिया जा रहा है तमिलनाडु में। तो इन सब चीज़ों को हम ये सब एफर्ट्स को क्या हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट करें और एक लार्ज सैंपल साइज पर प्रोफाइलैक्सिस स्टडी कर सकते हैं क्या, उस पर भी काम चल रहा है। तो मैंने जो कहा उसको 3 हिस्सों में ऐसे बांट सकते हैं। एक तो लार्ज स्केल पॉपुलेशन बिहेवियर स्टडी, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी, जिसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हमें मदद कर रहा है और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च भी हमें मदद कर रहा है। इट इज नॉट स्टडी, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कह सकते हैं या पब्लिक हेल्थ बिहेवियर स्टडी कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा तथ्य हम निकाल के ला सकते हैं। एक, लोगों का क्या मानना रहा, लोगों ने कितने लोगों ने इसको किया तो उनको क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, प्रोफाइलैक्सिस स्टडी ऑन लार्ज सैंपल साइज। हमने पहले सोचा था कि हम 1 लाख सैंपल साइज पर इसको करेंगे, लेकिन जब देखा कि देश भर में तो इसकी संभावना इतनी ज़्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अभी पिछले सप्ताह हम लोगों ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है भारत सरकार का दिल्ली में, उनको और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के मैं उसके कार्यक्रम में गया था, उसका करने। और उसमें आयु रक्षा दिल्ली पुलिस के संग, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ऐसा करके उनको कार्यक्रम का नाम दिया। और दिल्ली पुलिस में 80,000 जवान हैं। वो 80,000 जवान जो है वो उनको हम ये प्रोफाइलैक्सिस देंगे, इंटरवेंशन करेंगे और फिर उनको हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल दिल्ली, आप जानते हैं कि दिल्ली रेड जोन में है और दिल्ली में ये सब फील्ड में काम कर रहे हैं पुलिस के लोग। तो इनको हम शुरू कर दिया तो 80,000 तो दिल्ली में ही हो गए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 40-40 हजार सैंपल साइज के प्रोफाइलैक्सिस शुरू हो गए। हमने फिर अभी इसको एक बार रिवाइज करके सैंपल साइज कम से कम 5 लाख तक लेके जाएंगे, ऐसा किया। तो आप एक बार विजुअलाइज करिए, अपने क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ स्टडीज कभी नहीं हुए। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक प्रकार से ये मौका है डिलीवर करने का। इसको हमें करना चाहिए। आपके सबका सहयोग चाहिए मुझे। कैसे चाहिए? आप सब लोग फील्ड में हैं, आपको मैं जो इस संवाद के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये सब हो रहा है, तो आप अपने आप को कैसे जोड़ेंगे वो आप बताइए। जैसे राज्य सरकारें इसमें ऑन बोर्ड है, तो जो राज्य सरकार इसके साथ में है आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। आप ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि उसमें वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप अपनी ओर से भी 100, 200, 400, 500, 1000 पेशेंट्स के डाटा उसके अंदर हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये प्रोफाइलैक्सिस स्टडीज है, उसमें वॉलंटियर के रूप में भी आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संभावना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कोरोना वॉरियर्स, ये शब्द, कोरोना वॉरियर्स ये शब्द कोइन किया गया है जो कोरोना के क्षेत्र में लोगों को मदद कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं या ऐसे बहुत सारे कामों में लगे हुए, राइट फ्रॉम हेल्पिंग द पीपल टू हेल्पिंग द पीपल टू हॉस्पिटल, एवरीवेयर। तो आप उसमें एनसीसी, रेड क्रॉस, आयुष, ऐसे सब लोगों को देखा होगा। आप एक
बार उस वेबसाइट को विजिट करिए, कोरोना उसमें मेरा वर्टिकल आयुष का है। 3 लाख प्रोफेसर्स को हमने ट्रेन किया है देश भर में। हम जानते हैं कि हमारे पास 8 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं और 4 लाख से ज़्यादा हमारे पास पैरामेडिकल्स हैं और 1 लाख से ज़्यादा छात्र हैं। तो 13 लाख के आसपास हमारे पास वर्कफोर्स है, प्रोफेशनल्स हैं हमारे क्षेत्र में। उसमें से 2.5 लाख लोग ट्रेन हो गए और बाकी लोग भी अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर स्टेट नोडल ऑफिसर्स के नाम भी दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने एक टेस्ट केस के रूप में आयुष की वेबसाइट पर वॉलंटियर्स का आह्वान किया, उसको हमने मार्केट नहीं किया, लोगों को बताया नहीं, हमने सिर्फ वहाँ रखा जस्ट देखने के लिए। तो 1 सप्ताह में वहाँ से ज़्यादा लोगों ने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि हम अपनी ओर से वॉलंटियर करना चाहते हैं। ये उत्साह है आयुष के क्षेत्र में, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और अभी फील्ड में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा आयुष के लोग राज्य सरकारों की तरफ से जिला में सब लोग अलग अलग काम पर लगे हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी विपरीत स्थिति में अपने जान की परवाह किए बिना इस प्रकार के काम में लगना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं भारत सरकार की तरफ से आपका ऋणी भी हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और जिनको इनके बारे में पता नहीं है उनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस संभावना को भी देखें कि आप अपने आप को से समर्पित कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के लिए काफ़ी कुछ डिलीवर करने की, ये आपसे मैं बात करना चाह रहा था। आयुर्वेद के क्षेत्र में जब हम कुछ काम करने की सोचते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है उसका भी मैं आपको एक चर्चा करना चाहता हूँ। कि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पर काम होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन हम समस्या क्या है कि हमारे पास यदि यदि जो औषधि हम पेशेंट को देते हैं वो औषधि स्टैंडर्डाइज नहीं है, पहले स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती, तो फिर वो स्टडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, वो सब चीज जानते हैं। तो जिम्मेदारी वाला काम है, बड़ा गंभीर काम है। तो ऐसा कैसे कि हमारी ये दवा देख लो, ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता होगा कि मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया, क्यों कुछ नहीं हुआ? लेकिन आपके आइडिया के सामने और बेटर आइडिया होते हैं। कुछ आइडिया ऐसे भी थे जो प्रस्ताव के जिसके ऊपर बहुत सारे एम्पिरिकल एविडेंसेस भी अवेलेबल थे। मैं आपको एक उदाहरण अश्वगंधा का देता हूँ। अश्वगंधा के लिए वर्षों से जो काम हुआ है उसके इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट पर, हम जानते हैं अश्वगंधा को रसायन के रूप में, तो इट इज एज और इवन बेटर देन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। एससीक्यू को तो व्हाई नॉट अश्वगंधा? तो हम इसके लिए अश्वगंधा के ऊपर कॉमन जनरेट करने चाहिए, उसके लिए हम लगे हुए हैं। हमारी कम्युनिटी में भी, हम लोगों में भी आपस में बहुत सारा मत भिन्नता है, विच इज गुड, क्योंकि विज्ञान में मत भिन्नता नहीं होती तो फिर वो विज्ञान नहीं था। तो कुछ लोग कहते हैं कि आगंतुक व्याधि है और इसको वातस्वैष्म ज्वर कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये त्रिदोष सान्निपातिक ज्वर है। कुछ लोग कहते हैं आगंतुक व्याधि है, लेकिन इसको फिर हमें पेशेंट के अनुसार इसकी चिकित्सा चाहिए। ऐसे बहुत सारे मत है। वास्तव में हम आयुर्वेद में इस चीज को जानते हैं कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो रोग के अनुसार रोगी परीक्षा उसको देख करके, प्रकृति वगैरह देख करके हमारे पास एक ही समस्या के बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, और इसको हम होल सिस्टम अप्रोच कहते हैं। तो होल सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है कि रोगी तो है, उसको देने के लिए औषधि या उपाय या अप्रोच कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ए फिजिशियन हु इज अटेंडिंग ए पेशेंट। तो आपको जान करके अच्छा लगेगा कि हमने ये सब वर्टिकल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। कि जैसे ये टास्क फोर्स है, उनका एक वर्टिकल ये भी है कि होल सिस्टम अप्रोच से हम इसको कैसे देख सकते हैं कि भाई पेशेंट का माइल्ड सिम्टम हो, उनको हम आहार विहार पथ्य वगैरह देख करके पेशेंट की चिकित्सा करके, कोई कोमोर्बिडिटी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को है, तो उनकी चिकित्सा को हम यदि
कस्टमाइज सकते हैं, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करें। इसके लिए ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं उसको, कि होल सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं, कि चिकित्सा वेरिएट कर सकती है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन फिर भी हो सकता है, उसमें से एविडेंसेस जनरेट कर सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप सबसे और भी सहयोग चाहिए। एक मुद्दे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इन दिनों में कुछ अच्छे काम हुए हैं जिसका मैं करना चाहता हूँ, कि हम लोग सब घर में बैठे हैं, 40 दिन हो गए, अभी आज तीसरा फेज 3 शुरू हो गया लॉकडाउन का। अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे इनोवेटिव काम हुए जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय, जो अपना डॉक्टर सर्वपल्ली विश्वविद्यालय है, उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करी, और फिर वो उन्होंने एक बार प्रारंभ किया तो देश भर से विद्वान लोग जुड़ते चले, और उस एफर्ट से क्या हुआ कि लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 7,000 छात्र इस प्लेटफॉर्म से आज जुड़े हुए हैं आजकल, और वो अलग अलग विषयों के सिलेबस के अनुसार श्रेष्ठ शिक्षकों के वीडियो लेक्चर्स वहाँ उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। ऐसे एमएसएमई के साथ मिलकर के, एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री कार्यक्रम अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन आयुष ऐसा एक शुरू किया 5 दिन का। पहले दिन उसकी वेब लिंक समस्या आई, लेकिन बाद में दूसरे दिन उसका समाधान अच्छे से हो गया, और 5 दिन के इस कार्यक्रम में करीब करीब एवरेज रोज 26 लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया। ये एक दूसरा अच्छा काम जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तीसरा, कुछ इनोवेटिव काम ऐसे भी हुए कि जो साधारणतः हम लोग वर्किंग डेज में या ऐसी विपरीत स्थिति नहीं होती तो हम नहीं करते। ऐसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए वेबिनारों के माध्यम से। तो उसमें डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइट या आयुर्वेदिक थेरेपी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए वेबिनार्स के माध्यम से। उसको इतना मिला कि उनको, इन्होंने एक बैच सोचा था डाइट की, तो उनके 4 बैच करने पड़े, और ब्यूटी के लिए भी उनको उतना ही प्रतिफल मिला। और इस समय में जानकारी के अनुसार उन्होंने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू भी कमा लिया, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनके प्रबंधन ने, आयुर्वेद संस्थान के प्रबंधन ने मुझे ये अपना संकल्प भेजा कि वो ये सब ये जो उन्होंने जो जनरेट किया है उसको कोविड-19 के लोगों की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। उनको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे सुंदर काम हुए। एक काम में आपका मैं ये भी रखना चाहता हूँ, आयुर्वेद इन्फो के माध्यम से आपको जिस प्लेटफॉर्म पर मैं अभी आपसे बात, उन्होंने भी जागरूकता फैलाने के लिए बहुत काम किया पिछले दिनों में। उन्होंने सबने मिलकर के सही इंफॉर्मेशन समय पर पहुंचे, और फेक न्यूज़ को रोकने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए वो उन्होंने किया। तो हमारे सेक्टर में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग जुटे हुए हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म पर ही 3,33,000 लोग हैं, तो बाकी प्लेटफॉर्म भी इतने ही बड़े बड़े हैं। तो हम अभी इस माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि या तो अभी या तो बाद में ये मेरी बात 7 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो इसकी गंभीरता है, और मैं आपसे सबको आह्वान करता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय यज्ञ है, ये यज्ञ में अपनी ओर से भी कुछ आहुति दीजिए, और इसमें आप एक बार इसमें से बाहर आ जाए कि सब काम सरकार करेगी, और हमारा काम सरकार को सुझाव देना है। उसमें से बाहर आ जाइए, हमें जैसा समझ में आए वैसा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक और काम किया है, मैं आपको बताना भूल गया, जिसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ। वो ये कि पहले सा कोई क्लियर कट गाइडेंस नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि भाई हमें मान लीजिए कोई किसी ड्रग पर,
तो उसके लिए व्हाट आर दी प्रीरिक्विजिट्स कर सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस को तो ये था कि हमें आईसीएमआर जब कहेगी तब हम कुछ कर सकते हैं, या हमारे सेक्टर में था कि आयुष मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिए। तो मैंने सीजीआई से बात करी, सीडीएससीओ के जो डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। तो ड्रग कंट्रोलर का काम इस प्रकार की परमिशंस को डील करने का है। उनसे मैंने बात करी, उनसे मार्गदर्शन लिया, और आयुष मिनिस्ट्री में हमने आपस में मंथन किया और एक नोटिफिकेशन निकाला पिछले दिनों, जिसमें एक क्लियर कट ये गाइडलाइन जारी करी कि किसी को जो हमारे फार्माकोपिया के अंदर जो औषधि है, जो आयुर्वेद फार्माकोपिया के अंदर है, उसके लिए यदि कोई क्लिनिकल रिसर्च करना है तो उनको कोई प्री क्लिनिकल स्टडी की जरूरत नहीं। इट इज वी आर प्रिविलेज टू डू सम क्लिनिकल रिसर्च, लेकिन उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिस संस्था के साथ के आप काम करना चाहते हो उसकी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की अप्रूवल चाहिए, वहाँ पर साइंटिफिक लोगों की कमेटी हो जो इसको वेट करें, उसको मॉनिटर करें, फिर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की गाइडलाइन आईसीएमआर की फॉलो करें, आईसीएमआर की बायोमेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस को फॉलो करें, और इन्फॉर्म कंसेंट के साथ इस काम को कर सकते हैं, और सीटीआरआई में अपने क्लिनिकल स्टडी को रजिस्टर करें। ये हमने पूरा डिटेल में एक नोटिफिकेशन निकाला है। इट इज नाउ एक्चुअली चैलेंज टू दिस सेक्टर कि अब आप क्या करते हो, आप क्या डिलीवर करते हो। हम लोग आपस में 4 लोग मिलते हैं तो बात करते हैं कि बहुत सारे शोध होने चाहिए, ये रिसर्च होना चाहिए, इसको हमें ये करना चाहिए। अब बॉल आपकी कोर्ट में है, आप करके दिखाइए, नोबडी इज प्रोहिबिटिंग यू, प्रोवाइडेड कि आप ये सब चीजें फॉलो करो। आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, आप आईईसी का लिए, आप हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करिए। ऐसे बहुत सारे स्टडी शुरू भी हो गए, जैसे मेदांता में गुडुची पिपली पर एक स्टडी शुरू हुआ है कोविड के पेशेंट पर एज एन एडोन थेरेपी। ऐसे दिल्ली में 2 आयुर्वेद के कॉलेज हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और तिबिया कॉलेज, दोनों में कोविड के मरीज पेशेंट है, उनके औषधि का ठीक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंटरवेंशन शुरू हुआ है। ऐसे होम्योपैथी की एक औषधि है, वो पुणे में एक हॉस्पिटल, वो उन्होंने इसको क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। मेरी लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और बीएचयू दोनों के कुलपति महोदय से, आदरणीय कुलपति महोदय से मेरी बात हुई है, और मेरे पास उन दोनों ने अपनी विलिंगनेस भेजी है कि हम आप इस प्रकार का कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, मिलकर काम कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के साथ बातचीत भी हो रही है, एंड देन सो मेनी मेडिकल कॉलेज आर रेडी टू हेल्प। या तो उनके आइसोलेशन वार्ड्स में कुछ एडिशनल आयुर्वेद की औषधि के माध्यम से हम कुछ काम कर सकते हैं, या एड ऑन के रूप में कुछ काम कर सकते हैं। उसके प्रोटोकॉल्स रेडी है, आजकल में इसको हम पब्लिक डोमेन में रख दें। सो प्रोटोकॉल्स आर देयर, उसकी हम जो सेंट्रल कमिटी उसका अप्रूवल भी हम पहले से ही देकर, wherever you want to work you have to also get approval of those ethics committee of that particular institution। तो अब इस अप्रोच के मायने क्या है? इस अप्रोच के मायने ये है कि हम 2, 4 या 10 कैंडिडेट्स को क्यों सोचें, 50 की क्यों ना सोचें। संभावनाएं अनंत है। इस अनंत संभावनाओं में बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। तो आप सबके लिए ये आह्वान है, आप इसको देखिए, और ये नोटिफिकेशन आयुष की वेबसाइट पर भी है, और आप चाहें तो आयुर्वेदा इन्फो में आप पोस्ट करिए तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इसको एक बार देखिए। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जो शिक्षा संस्थान है उनका भी आह्वान करता हूँ, या तो आप अपने छात्रों को और अपने टीचर्स को, अपनी टीम को आप coronavariers.gov के माध्यम से आप समर्पित करिए समाज सेवा के लिए, या फिर ऐसा कोई प्रकल्प, रिसर्च प्रोजेक्ट अपने आसपास के हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आप इसको शुरू करिए। लेकिन ध्यान रहे कि हम जो कुछ भी करें उसको वैज्ञानिक धरातल पर अच्छे से करें, ताकि बाद में आप जो काम करें वो नल एंड वॉइड न हो जाए। उसको आप वैज्ञानिक से इसको पब्लिकेशन के स्टेज पर लेके जा सकते हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उस आगे जा करके कुछ आप पेटेंट ले सकते हैं। बहुत सारी संभावना है, लेकिन संभावनाएं जब है जब हम बड़ा सोचें,
वो बड़ा काम करने की सोचने के साथ 100% परफेक्शन, 100% डेडिकेशन और 100% डिवोशन इसके साथ करें, तभी हम इसमें कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। यही मेरा क्या है। मेरे पास अभी 10 मिनट है और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भी सामने हैं और इसको मैं कुछ प्रश्नों का जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। एक जो सबसे जो मैसेजेस आते हैं उसमें ये आता है कि आप हमें नौकरी दीजिए। नौकरी कहाँ है? अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नौकरी कहाँ है? मैं सेक्टर इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जब कॉम्पिटेंट होते हैं तो दुनिया में समय है, और कॉम्पिटेंट लोगों के लिए जो संभावनाएं है वो किसी भी क्षेत्र में आप जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि सब कतार करेगी, उसमें से हमारे सेक्टर को बाहर आना चाहिए। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वैद्य हैं और हम समाज को चाहे अपनी ओर से सेवा दे सकते हैं। उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। आप सिर्फ रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसके आधार पर आप कहीं भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हमने एक चैंपियंस इन सर्विसेज करके एक स्कीम लॉन्च करी है, वो आप उसको वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उसमें कोई एंटरप्रेन्योर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अभी चूंकि ये लॉकडाउन जैसे लॉकडाउन वगैरह पूरा होगा, सो देन दे कैन अप्लाई फॉर ए सॉफ्ट लोन और उनको हम इंटरेस्ट पोर्शन पर भारत सरकार सब्सिडी देना चाहेगी। अपना काम शुरू करें और क्वालिटी का काम करें, कोई बाधा नहीं है। एक मेरे पास एक सूचना है कि आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद व्याधि क्षमतावर्धक वात वितरण भी कम प्रसार का हेतु है। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे पास एक ऑफ कोर्स इसको हम कंफर्म करेंगे, लेकिन हमारे पास एक बहुत एविडेंस सामने आया है कि भारत के जिस राज्यों में च्यवनप्राश का कंजम्पशन बराबर होता है वह कोविड का प्रकोप कम हुआ है। लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि इसको विज्ञान के आधार पर भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रमाण है कि वास्तव में व्याधि क्षमता को बढ़ाने के जो भी एफर्ट्स है वो काम करते हैं, निश्चित रूप से काम करते हैं। एक मेरे पास आया है प्रश्न कि राजस्थान में आयुर्वेद के चिकित्सालय अभी परमिटेड नहीं है। मैं इसको कहूँ कि आप एक बार जरा अपने अथॉरिटी से बात करिए, जिले से बात करिए। भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट है, उसमें इंक्लूडिंग आयुष करके लिखा हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को देखिए कि आयुर्वेद के चिकित्सालय, आयुर्वेद की इंडस्ट्री, उनकी सप्लाई चेन, एवरीथिंग शुड बी ओपन। उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ये स्पष्ट सूचना है। तो हो सकता है आपके जिले में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो, तो अपने जिलाधिकारी से बात करिए। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप हमारी वेबसाइट पर भी है और की वेबसाइट पर भी है, और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। एक और प्रश्न है कि क्या हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं दूसरे, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया कि हम भी ऐसा कोई ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप ये आपके पास छात्र हैं, आपके पास आयुर्वेद कॉलेज चलाने की परमिशन है, तो अपने छात्रों के लिए आप जो सुविधाएं करनी चाहिए, इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए आपको किसी की परमिशन, यू आर क्वालिटेटिव गुड, आपको डिप्लोमा या डिग्री करना हो तो यूनिवर्सिटी की परमिशन चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपनी ब्रांड क्रिएट करिए, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। और मेरे ये सूचना मेरे पास राजस्थान आई थी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ के कुलपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उसके कुलपति है प्रोफेसर अभिमन्यु जी, उनसे बात करिए, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। एक मेरे पास ये सूचना भी है, मतलब मेरे को पता भी है, कॉलेजेस में शिक्षा का कार्य अच्छे से नहीं होता, ऐसा मुझे किसी ने बताया कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे करें, ये सब काम है। एक मुझे कोई वैद्य जी मुझे लिख रहे हैं कि हॉस्पिटल खोलना है, मुझे सरकार से क्या सहायता मिलेगी। तो मैंने अभी बताया चैंपियंस इन सर्विस सेक्टर के लिए। उसके बारे में और कहना चाहूँगा कि चैंपियंस इन सर्विसेज ये ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें भारत सरकार का सोचना है
कि हम विश्व भर में 20 के क्षेत्र में पास भर से लोग आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए हेल्थ टूरिज्म के रूप में आते हैं, और 2-4 नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं, और उनको हम ठीक प्रतिदि सेवा दें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चैंपियंस का ये जो है काम, उसमें हमने QCI को ऑन बोर्ड लिया है, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन फॉर आयुष फिजिशियंस करके एक स्कीम लॉन्च करी है। एंट्री लेवल NABH सर्टिफिकेशन काफी स्ट्रिक्ट होता है कि सर्टिफिकेशन तो कोई भी ले सकता है, OPD चलाने वाले भी ले सकते हैं, डे केयर वाले भी ले सकते हैं। एक हमने इंश्योरेंस सेक्टर से बात करी। इंश्योरेंस में पहले बहुत प्रोहिबिशन था कि 5 चिकित्सक होना चाहिए, 15 बेड होना चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस का कवरेज देंगे। अभी वो नहीं है। अभी डे केयर आपके पास है, एक ही चिकित्सक हो तो भी आपके पेशेंट की जो आप सेवा कर डे केयर के लेवल पर, उसका भी इंश्योरेंस कवरेजेस अवेलेबल है। ऐसे ही ये चैंपियंस इन सर्विस में आप यदि चिकित्सालय खोलना चाहते हैं तो आप बैंक से बात करते हैं तो बैंक आपको लोन देती है, एंड विल बी एबल टू हेल्प यू। आप हमें लिखिए। चैंपियन सर्विसेज के गाइडलाइन तो तैयार हो गए, लेकिन मैंने लॉकडाउन के कारण डिले हुआ, तो थोड़े दिन में जैसे लॉकडाउन वगैरह पूरा होगा तो उसकी जानकारी, उसको ठीक प्रकार से लॉन्च भी करेंगे, जानकारी भी सार्वजनिक होगी। एक मेरे पास है कि ये जिला केंद्र, जिला स्तर पर भी सेम प्रोग्राम होने चाहिए। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप IGOT प्लेटफॉर्म आप टाइप करिए। IGOT प्लेटफॉर्म जो है प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, और उसमें आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के सभी अलग लेवल के जो ट्रेनिंग है उसके मॉड्यूल्स है। तो इस प्रकार के आप क्यों नहीं सोचते, मतलब कोई फिजिकली आके पढ़ाएगा, वो बात वो हम जो ये पोस्ट है कि बहुत सारे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। और यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे विज्ञान भारती का प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन का, उसमें बहुत सारे श्रेष्ठ विद्वानों के लेक्चर्स हैं। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जिनको सीखना है, कुछ पढ़ना है, उनके लिए कोई बाधा नहीं। यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ। ये एक मेरे पास सूचना है कि भाई आप नए कॉलेज खोलने की बजाय PG से बढ़ाना चाहिए। आपकी बात सही है। आपने देखा होगा कि नए कॉलेज पिछले 2 वर्ष से तो भारत सरकार ने नए कॉलेज खोलने पर एक प्रकार से पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए कि पहले जो अपने पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें मजबूत करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही नए कॉलेजेस की बात करनी चाहिए। एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी अपने पास फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी के मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था है। तो हमने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया है, कैबिनेट नोट सबमिट किया है, थोड़े दिन में हो सकता है वो हो जाएगा, कि जैसे PCIM है, ऐसे ही फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का एक्ट किस है कि जिसमें किसी को आयुर्वेद की औषधि की दुकान खोलनी है तो उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन हो, उसके लिए कुछ पढ़ाई की जरूरत हो, कोई भी पंसारी की दुकान पर कुछ भी मिल जाए आयुर्वेद के नाम पर वो ना हो, या ये एक संभावना है जिसको मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दूसरी संभावना है जो मैं चलते चलते बताना चाहूँगा कि अभी FSSAI के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और वो आयुर्वेद आहार कर कैटेगरी फूड सेफ्टी के अंदर एक्ट के अंतर्गत क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि ऐसी चीजें मिलेगी जो आयुर्वेद आहार के अंतर्गत हो, जिसको हम आयुर्वेद आहार को मान्यता हो, जो पथ्य आहार है या जिस अपनी जो औषधि फूड सप्लीमेंट के रूप में लोग विदेशों में भेजते हैं, उसको रेगुलेशन एक प्रकार से करें। तो बहुत सारे देश हमारी औषधि को औषधि नहीं मानते। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो जब तक उनके एक्ट में उनके देश में वो अपनी अपनी विधा जो है वो मान्यता न मिले तब तक वहाँ के लोगों के लिए उसकी उपलब्धि आवश्यक है। तो हमने इसको आयुर्वेद आहार कैटेगरी क्रिएट किया है, वो थोड़े दिन में वो भी नोटिफाई होगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं। एक मेरे पास मेडिकल एक्ट को बदलने का ऐसा हो रहा है, तो अभी आपको मैं जानकारी दे दूं कि अपना जो नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन एक्ट है, वो राज्यसभा ने बिल है, वो राज्यसभा ने पास कर दिया है, और लोकसभा में इसको पास होना बाकी है। मॉनसून सेशन में वो हो जाएगा। तो देयर इज चेंज, बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी लाने वाले चेंज है, जैसे उसके अंदर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अंदर एग्जिट टेस्ट का भी प्रोविजन है, बहुत सारे से प्रोविजन है।
कि जो क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। मैंने देखा कि जो मेरे पास साइड में वो आ रहे हैं सजेशन शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, तो मैं जानता हूँ कि एंग्जायटी एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने की गुंजाइश है। लेकिन साथ में ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष में, 4 वर्ष में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, पहले से बेटर हुआ। इट डोंट मीन कि सब कुछ अच्छा हो गया, और भी अच्छा होने की गुंजाइश है। सबने धन्यवाद मुझे इसके लिए एक प्रकार से मेरे सौभाग्य है, और आप सबका मैं खूब-खूब धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, इसकी मैं एक प्रकार से सुनिश्चितता दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी मुझे याद करेंगे, मैं खड़ा भी लूँगा। आपका खूब-खूब धन्यवाद। नमस्कार।